आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर ऐसे तो सबको पता है कि हार्ट अगर पंप नहीं कर पाता तो उसको हार्ट फेलियर बोलते हैं, बट थोड़ा थियोरेटिकली देखा जाए तो डेफिनेशन ऐसी बनती है कि अगर पंपिंग कम है या तो डिमांड ज़्यादा है, पंपिंग और डिमांड का मिसमैच हो रहा है तो हार्ट फेलियर हो सकता है। मतलब पंपिंग अगर कम हो रहा है और डिमांड, या तो डिमांड मायोकार्डियल मसल की डिमांड बढ़ गई है, तो ऑब्वियसली हार्ट फेलियर होगा। ठीक है, ये नॉर्मल डेफिनेशन है। फिर है इटियोपैथोजेनेसिस, कि इसमें रिस्क फैक्टर और इटियोलॉजी क्या क्या होती है, हार्ट फेलियर होने के कॉजेज़ क्या क्या है। तो मोस्ट कॉमन कॉज आपको याद रखना है कि वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। बाकी कौन कौन सी चीज़ों से हो सकती है, रोमेटिक हार्ट डिजीज़ से हो सकती है, क्योंकि रोमेटिक हार्ट डिजीज़ में बहुत सारी चीज़ें होती है। वो स्ट्रेप्टोकोकस हीमोलिटिकस बीटा का इन्फेक्शन हो जाता है, ग्रुप ए का, और उससे क्या होता है, वाल्वुलाइटिस हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, कार्डाइटिस हो सकता है, मायोकार्डाइटिस हो सकता है, सारी लेयर पेरिकार्डाइटिस, सारी लेयर का वो हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। ठीक है, दूसरा हाइपरटेंशन, वो तो एक कॉमन सा कोज है। फिर कार्डियोमायोपैथी, कार्डियोमायोपैथी में भी बहुत सारी कार्डियोमायोपैथी होती है, स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी, फिर बुगाडा सिंड्रोम, वो सब वो आगे आपको पढ़ाऊंगा। उसमें क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल ऐसे, लेफ्ट वेंट्रिकल पे स्ट्रेच आता है जिससे लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेट हो जाता है, एबनॉर्मल शेप हो जाता है, उसको भी लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर का कंसिडर करेंगे या तो हार्ट फेलियर बोलेंगे। ठीक है, तो हार्ट फेलियर की जब भी बात हो तो मोस्ट कॉमनली लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर की बात होती है, क्योंकि अगर आप डायग्राम में देखें आपका लेफ्ट वेंट्रिकल ऐसे ख़राब है। ठीक है, तो क्या होगा, बैक प्रेशर बढ़ेगा, लेफ्ट एट्रिया में प्रेशर बढ़ेगा, लेफ्ट एट्रिया में कंजेशन होगा, पल्मोनरी वेन में कंजेशन होगा, फॉलोड बाय लंग्स में कंजेशन होगा। उसके बाद अगर लंबे टाइम तक लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल ख़राब रहा, तो राइट वेंट्रिकल में ज़्यादा ब्लड इकट्ठा होगा, उससे राइट वेंट्रिकल में स्ट्रेच ज़्यादा होगा, उसमें स्ट्रेन पड़ेगा, राइट वेंट्रिकल को ज़्यादा काम करना पड़ेगा ज़्यादा ब्लड को पंप करने के लिए, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल के साइड से बैक फ्लो आ रहा है राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल थोड़े ही टाइम बाद उसकी मसल हाइपरट्रोफाइड हो जाएगी, और उसके बाद क्या होगा, राइट वेंट्रिकल फेलियर। तो राइट वेंट्रिकल फेलियर का मोस्ट कॉमन कॉज क्या हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर, और लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर का मोस्ट कॉमन कॉज क्या हुआ, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो ये याद रखना है। फिर है कंसेप्ट ऑफ इजेक्शन फ्रैक्शन। तो इजेक्शन फ्रैक्शन को याद करने के लिए आपको कुछ कुछ टर्म पता होनी चाहिए, जैसे कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम और स्ट्रोक वॉल्यूम। इसको जानने के लिए थोड़ा सा फिजियोलॉजी देखते हैं कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, नाम से ही पता चल रहा है क्या है, डायस्टोल के एंड में जो वॉल्यूम बचा रहता है हार्ट के पास उसको बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब डायस्टोल कब होता है, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर ले पूरा का पूरा। एट्रिया पहले तो पैसिवली ब्लड को इजेक्ट करता है एट्रिया से वेंट्रिकल में, उसके बाद क्या होता है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो अमाउंट ऑफ थोड़ा सा अमाउंट बचा हुआ है वेंट्रिकल में इजेक्ट करने के लिए एट्रिया फुल कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए प्रिपेयर होगा। तो क्या कौन सा फेज आएगा, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज आएगा। अब एट्रिया ने पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट करके कितना ब्लड इजेक्ट किया है, 120 टू 140 ml। ठीक है, अब इसी को प्री लोड या तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बोलते हैं। क्यों, क्योंकि एट्रिया तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, अभी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, बट वेंट्रिकल का प्रेशर अभी, एट्रिया का प्रेशर कितना आता है 5 mm ऑफ एच, और आयोटा का प्रेशर 80 mm ऑफ एच। अब एट्रिया कंट्रैक्ट होकर 5 mm ऑफ एच से जितना स्ट्रेच पड़ रहा था उतना उसने दम लगा के वेंट्रिकल में सारा का सारा ब्लड इजेक्ट कर दिया। ठीक है, अब वेंट्रिकल का प्रेशर अभी 80 mm ऑफ एच से कम है, इसलिए ये आगे के वाल बंद होंगे, आयोटोपल्मोनिक वाल बंद होंगे। अब वेंट्रिकल आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन से अपना वो बढ़ाएगा, प्रेशर बढ़ाएगा। तो जैसे ही प्रेशर 5 से ऊपर गया तो ये वाल बंद हो जाएंगे, क्योंकि इधर बैक फ्लो जाने की कोशिश करेगा, तो ये वाल लीफलेट के साथ वो ब्लड टकराएगा और ये वाल बंद हो जाएगा, और ये वाल खुला हुआ नहीं है। तो ये जो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन का फेज़ है, जब तक प्रेशर 80 से अबव नहीं जाता, जैसे 81 होगा तो सारा ब्लड इधर इजेक्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है, तो ये वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हुआ ऐसा बोलेंगे, 81 होगा तब, 81 होगा उसके बाद वेंट्रिकल कंट्रैक्शन हो जाएगा। वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हो जाए उसके बाद कौन सा फेज़ आएगा, वेंट्रिकल डायस्टोल होगा। कंट्रैक्शन वाला फेज़ क्या बोलेंगे, सिस्टोल बोलेंगे। सिस्टोल के बाद क्या होगा, डायस्टोल। तो डायस्टोल हो जाएगा तब क्या होता होगा, जब वेंट्रिकल का डायस्टोल हो रहा होगा तब एट्रिया कंट्रैक्ट कर रहा होगा, तो एट्रिया ने तब कितना ब्लड भेजा, 120 टू 140 ml। तो वही हुआ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, जब तक वो वेंट्रिकल कंट्रैक्शन चालू नहीं करता तब तक वेंट्रिकल के पास कितना ब्लड पड़ा होता है, 120 टू 140 ml, वही है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो एंड ऑफ एट्रियल कंट्रैक्शन से लेके एपी वाल, मतलब आयोटोपल्मोनिक वाल जब तक ओपन नहीं होते, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन के एंड में ओपन होते हैं, तब तक जितना ब्लड वेंट्रिकल के पास पड़ा रहेगा उसको बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। समझ में आ गया। अब एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, अगर ये समझ आ गया तो ये तो बहुत ईजी है। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम नाम से पता चल रहा है, सिस्टोल के एंड में जो ब्लड वॉल्यूम पड़ा रहता है हार्ट के पास उसको बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, और वो कितना होता है, 50 ml। अब हार्ट साइकिल में एक प्रोटोडायस्टोल नाम का फेज आता है जिसमें प्रेशर जाता है 80 से 79 होता है, और जैसे ही प्रेशर 80 तक क्या हो रहा होगा, वेंट्रिकल कंट्रैक्शन चालू होगा, वेंट्रिकल से ब्लड इजेक्ट होना चालू होगा, क्योंकि 80 पॉजिटिव प्रेशर है, 80 81
आयोटा से ज़्यादा प्रेशर है तो ब्लड इस टाइम पे इजेक्ट हो रहा होगा। जैसे ही 80 से 79 होगा प्रेशर, ये वाल आयोटिक पल्मोनिक वाल बंद हो जाएगा, और ये वाल तो ऑलरेडी बंद ही है। तो कौन सा फेज चालू हो जाएगा? आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। इसमें क्या होता है, वेंट्रिकल रिलैक्स होना चाहता है और एट्रिया से इसका प्रेशर 5 mm एट्रिया का होता है, तो इसका प्रेशर 80 से घट घट के कितना जाएगा, 5 जाएगा, तब तक ये दोनों वाल बंद होंगे। 80 से 79 हुआ तो एपी वाल बंद हो गया, आयोटिक पल्मोनिक वाल। अब 5 होगा तब तक ये वाल भी बंद रहेगा। जैसे ही 4 होता है एट्रिया का ब्लड इसमें आ जाएगा, वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन फेज कम वो हो जाएगा, मतलब चला जाएगा। तो तब तक जितना ब्लड अमाउंट इसमें पड़ा हुआ है, जब तक 4 mm ऑफ एच नहीं हो जाता, एट्रिया से वेंट्रिकल का प्रेशर कम नहीं हो जाता, तब तक तो ये वाल बंद रहेगा। ठीक है, मित्रल वाल बंद रहेगा। तो तब तक जो ब्लड अमाउंट इसके पास पड़ा हुआ है वो हो गया एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, क्योंकि सिस्टोल जब इसने किया तब कुछ तो ब्लड इजेक्ट हुआ होगा। सिस्टोल के बाद जो ब्लड पड़ा रहा, 80 से 79 हो गया प्रेशर, तो ये वाल बंद हो गई, सिस्टोल बंद हो गया, इजेक्ट होना बंद हो गया। तो उस टाइम पे जितना वेंट्रिकल के पास ब्लड पड़ा रहा उसको बोलेंगे एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, वो होता है 50 ml। अब स्ट्रोक वॉल्यूम समझना बहुत ईजी है अगर ये दोनों चीज़ समझ आ गई। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? जो ब्लड इजेक्ट कर रहा है, आयोटा में जो ब्लड इजेक्ट कर रहा है वो स्ट्रोक वॉल्यूम है। तो ऐसे देख के समझ आ रहा है, डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम का जो भी डिफरेंस होगा उतना ही ब्लड इजेक्ट हुआ होगा। सिस्टोल में जो इजेक्ट किया, जो बचा रहा उसको एंड सिस्टोलिक बोला। उसके बाद डायस्टोल वाला फेज चालू हुआ, तो डायस्टोल के बाद तो कौन सा वापस चालू हो जाएगा? सिस्टोल। तो डायस्टोल में अगर 140 ml उसके पास था, उसमें से अभी उसके पास 50 ml बचा हुआ है, तो कितना ml उसने इजेक्ट किया? 70 ml के आसपास। तो वही हो गया हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, जो ब्लड उसने इजेक्ट किया वो है स्ट्रोक वॉल्यूम। ये साइकिल दी हुई है रैपिड इजेक्शन फेज कि ये उसके बाद आता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन के बाद क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन में प्रेशर वेंट्रिकल अपना बढ़ा रहा होता है, जैसे ही 80 के अब हो जाएगा प्रेशर इजेक्ट हो जाएगा, और इजेक्ट होगा उसी को बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। जितना ब्लड इजेक्ट होता है उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, 70 ml। अब स्ट्रोक वॉल्यूम भी समझ आ गया, तो इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, इजेक्शन फ्रैक्शन। तो वो कितना है? 70/120, तो वो 55% के आसपास आएगा। और नॉर्मल ह्यूमन का इजेक्शन फ्रैक्शन 55% से ज़्यादा आना चाहिए, मिनिमम 55% तो आना ही चाहिए। और ये बेस्ट पैरामीटर माना जाता है हार्ट हेल्थ के लिए। अगर किसी का हार्ट कितना वीक है, कितना स्ट्रॉन्ग है, अगर जानना है तो उसका इजेक्शन फ्रैक्शन आप चेक कर सकते हो। जनरली ये एजड पीपल में कम आएगा। ठीक है, अब इजेक्शन फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हार्ट फेलियर के कुछ टाइप है। कौन से? नॉर्मल कितना होना चाहिए? 55 तो मिनिमम होना चाहिए। अब अगर लेस देन 40 और इक्वल टू 40 है तो उसको क्या बोलेंगे? हार्ट फेलियर विथ रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, आर से रिड्यूस्ड है। अगर इजेक्शन फ्रैक्शन 41 से 49 के बीच में है तो वो माइल्ड रेंज हुआ, हार्ट फेलियर विथ माइल्ड रेंज इजेक्शन फ्रैक्शन। ठीक है, और इजेक्शन फ्रैक्शन अगर 50 और मोर देन और इक्वल टू 50 से ज़्यादा है बट 55 से कम है, मिनिमम 55 तो होना ही चाहिए। ठीक है, 55 से कम है तो उसको क्या बोलेंगे? हार्ट फेलियर विथ प्रोग्रेसिव इजेक्शन फ्रैक्शन। ठीक है, अब क्लिनिकल फीचर वो तो आपको ऊपर ही पड़ा है, एलवीएफ के जो क्लिनिकल फीचर होंगे सेम उसके होंगे। क्या होगा? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फटीग, फिर वो पिंक फ्रो द स्पूटम आ रहा था क्योंकि प्लीथोरा हो रहा है, पढ़ाया था ना ऊपर ही, देखो ये रहा एलवीएफ के फीचर, पिंक फ्रो द स्पूटम, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ऑर्थोपनिया, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया, फिर ऑस्कल्टेशन पे बायलेटरल बेसल क्रिपिटेशन आ रहा है, S3 गैलप आ रहा है, ये सब होगा। ठीक है, तो सेम टू सेम अगर एलवीएफ के बाद उसका क्या होगा? आरवीएफ होगा। राइट वेंट्रिकल भी फेल हो जाएगा लंबे टाइम के बाद। उसमें क्या उसकी फाइंडिंग क्या है? डिस्टेंडेड नेक वेन्स दिखेंगी, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा क्योंकि एसाइटिस हो गया है, हिपेटोमेगली हो गया है, इस वजह से एब्डोमिनल पेन या डिस्कम्फर्ट होगा। फिर स्टेजिंग के लिए डिस्निया की स्टेजिंग के लिए नीहा क्लासिफिकेशन यूज़ किया जाता है। नीहा का मतलब है न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन ने ये क्लासिफिकेशन दिया है। क्लासिफिकेशन किसके लिए है? डिस्निया के लिए। उसके अकॉर्डिंग 4 क्लासिफिकेशन है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। अब स्टेज 1 में क्या होता है? सिम्टम नहीं आते ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी पे, जो कि हम सारे लोग स्टेज 1 में ही आएंगे। नीहा स्टेज 1 कि हम अगर चलते हैं, फिरते हैं, थोड़ा बहुत दौड़ते हैं, ये नॉर्मल फिजिकल ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी हुई, तो उस पर अगर कोई भी सिम्टम नहीं आते तो वो है नीहा 1। अब ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी पे डिस्निया हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है, तो वो हो जाएगा नीहा क्लासिफिकेशन नंबर 2। मतलब थोड़ा बहुत चलने से या 1 फ्लोर 2 फ्लोर, जनरली हम 3-4 फ्लोर चढ़ते हैं तब तक हमको डिस्निया नहीं होता है। जो नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल है जिसका इजेक्शन फ्रैक्शन 55% से ज़्यादा है, वो 2 या 3 फ्लोर तक चढ़ जाएगा स्टेयर्स, तो उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ नहीं होगी, तो ये नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी में गिना जाता है। बट अगर 2 फ्लोर 2nd फ्लोर तक जाने में इसको डिस्निया हो रहा है तो ये आएगा नीहा क्लासिफिकेशन नंबर 2 में। फिर 3rd क्लासिफिकेशन, अगर सेम फ्लोर पे उसको 1st फ्लोर पे ही है, थोड़ा ही चला, थोड़ा सिर्फ चलने से, स्टेयर तो चढ़ा ही नहीं है, तो भी अगर उसको डिस्निया हो रहा है या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है, एक्सरसाइज लिमिटेड बाय डिस्निया, एक्सरसाइज कर ही नहीं पा रहा, तो वो हो जाएगा नीहा क्लासिफिकेशन नंबर 3। फिर रेस्ट पे ऐसे ही बैठा हुआ है और उसको
डिस्निया फील हो रहा है, मैं अभी बैठा हुआ हूँ तो मैं तो कुछ भी एक्टिव नहीं कर रहा हूँ सिवाय मेरा मुंह और हाथ हिलाया बिना। तो अगर रेस्ट में इंसान को अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है या डिस्निया फील हो रहा है, सांस फूल रही है, तो वो आ जाएगा नीहा क्लासिफिकेशन नंबर 4। तो इसको याद रखने के लिए नीहा 1 नॉर्मल एक्टिविटी कर सकता है, नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी। नीहा 2 सेकंड फ्लोर पे जाने में डिस्निया होगा। नीहा 3 सेम फ्लोर पे डिस्निया होगा। और नीहा 4 रेस्ट पे डिस्निया होगा। ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन क्या मिलेगा, ऑस्कल्टेशन पे क्या मिलेगा, अगर फ्लूइड भरा हुआ है लंग में तो प्लीथ हो रहा है ब्रेक प्रेशर की वजह से, लंग में फ्लूइड भरा हुआ है तो बायलेटरल बेजल क्रिपिटेशन सुनाई देगी और S3 गैलप आएगा, क्योंकि वेंट्रिकल डायलेट हो गया है। डायलेटेड वेंट्रिकल्स में S3 गैलप सुनाई देता है। RVF राइट वेंट्रिकल फेलियर का ऑस्कल्टेशन अगर हम देखें तो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में JVP रेस दिखेगी आपको। नॉर्मली JVP नहीं दिखती, अगर दिखी या फील हुई तो वो हो जाएगा, क्या बोलेंगे, RVF है उसको। हेपेटोमेगाली दिखेगी, पीडल एडिमा दिखेगा, जनरलाइज्ड अनासार का दिखेगा, मतलब कि जनरलाइज्ड फ्लूइड कलेक्शन है, सब जगह पे एडिमा है पूरे बॉडी में। इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या कर सकते हैं, उसमें 2 चीज़ें चेक करनी है। एक तो इको आपको कराना ही कराना है, 2D इको। उसमें क्या दिखेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के डिस्फंक्शन दिखेगा और इजेक्शन फ्रैक्शन का पता चल जाएगा, रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन है। तो इको एक टाइप ऑफ अल्ट्रासाउंड ही है हार्ट का, 2D इमेज में अल्ट्रासाउंड दिखता है। तो वो आप अगर वीडियो में देखते हैं तो उसमें पता चलता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट कर रहा है नॉर्मल, अगर डायलेटेड है तो बहुत कम कंट्रैक्ट करेगा ऐसे ऐसे, तो उससे पता चल जाएगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो गई है, कि लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर हो गया, ठीक है। और हार्ट फेलियर का मार्कर क्या है, BNP ब्रेन नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड इसमें एलिवेटेड मिलेगा। अब ब्रेन नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड क्या होता है, अगर देखो जैसे कि मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल ख़राब हो गया है, उससे क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम है वो कम इजेक्ट होगा, उससे क्या होगा, BNP एक्टिवेट हो जाएगा। BNP एक्टिवेट होकर वो क्या करेगा, वो फर्दर सोडियम का लॉस करवाएगा। सोडियम का लॉस कहाँ करवाएगा, ऑब्वियसली यूरिन में करवाएगा, तो नेट्रियूरेसिस बोलेंगे उसको। अगर सोडियम का लॉस होगा तो उसके साथ साथ कौन सी चीज़ का लॉस होगा, पानी का। तो अल्टीमेटली एक तो ब्लड वॉल्यूम ऑलरेडी इजेक्ट कम हो रहा है, तो फर्दर ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होने से ही तो क्या एक्टिवेट हो रहा है, BNP। तो BNP इसमें बढ़ा हुआ होगा क्योंकि ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है उस वजह से। और BNP को कौन कैटाबोलाइज करता है, नेप्रिलाइसिन, ब्रेन नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड का लाइसिन, मतलब कि उसको इनहिबिट करता है, कैटाबोलाइज कर देता है। तो ये ड्रग हम आगे यूज़ करेंगे इसी कंडीशन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जब ड्रग काट आएगा तब मैं समझाऊंगा। अब आता है स्टेजेस ऑफ हार्ट फेलियर। उस स्टेजेस को जानने से पहले हमने पहले तो नीहा पढ़ लिया, नीहा का क्लासिफिकेशन, इको चेंजेस पढ़ लिया, क्लिनिकल फीचर्स पढ़ लिया। अब एक बार रिस्क फैक्टर भी देख लेते हैं। रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकता है, स्मोकिंग है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, फैमिली हिस्ट्री भी हो सकता है। अब ये सारी चीज़ें जो मैंने बोली, रिस्क फैक्टर, इको फाइंडिंग, क्लिनिकल फीचर और नीहा का क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें मिला के उसका स्टेजेस में हम यूज़ करेंगे। स्टेज कैसे डिफाइन होगा, स्टेज A में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होगा, बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल होगी। इको फाइंडिंग नॉर्मल होगी, क्लिनिकल फीचर में कुछ नहीं आएगा, और नीहा 1 होगा, नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी कर पाएगा। अब स्टेज B में क्या है, रिस्क फैक्टर भी प्रेजेंट होगा और इको फाइंडिंग भी प्रेजेंट होगी, ठीक है। इको में लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी दिखेगी और रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन दिखेगा। फिर आता है क्लिनिकल फीचर, नॉर्मल होगा, नीहा 1 होगा। अब स्टेज C में क्या होगा कि रिस्क फैक्टर भी प्रेजेंट होगा, इको चेंजेस भी दिखेंगे, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी दिखेगी, फिर डिस्निया भी दिखेगा। और डिस्निया दिखेगा तो कौन कौन से नीहा क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, 2 या 3। स्टेज C में 2 या 3 नीहा क्लासिफिकेशन होंगे। और स्टेज D उसमें लास्ट वाला नीहा 4 होगा और सभी चीज़ें प्रेजेंट होगी, मतलब डिस्निया एट रेस्ट होगा, वही तो नीहा 4 है, ठीक है। और इसको रिफ्रैक्टरी हार्ट फेलियर भी बोलते हैं, कि वो ड्रग को रिस्पॉन्ड नहीं करता है, ड्रग थेरापी को रिस्पॉन्ड नहीं करता है। अब मैनेजमेंट कैसे करेंगे हार्ट फेलियर का, पहले तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे। 3 चीज़ें जो डॉक्टर कभी नहीं बोलता है, वो तीनों की तीनों चीज़ें करने बोलेगा। क्या बोलेगा, पानी कम पियो, हाँ आपने सही सुना, पानी कम पीने बोलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हार्ट की मसल वीक है। अगर आप फ्लूइड इंटेक ज़्यादा करोगे तो हार्ट को वही का वही फ्लूइड, मतलब वो इजेक्ट करने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ेगा। हम अगर हार्ट की मसल वीक हो गई है, वो इरिवर्सिबल चेंजेस है, तो हम कुछ कर नहीं सकते अब उसमें, तो हम वाटर इंटेक कम करने बोलेंगे हार्ट फेलियर के पेशेंट में। फिर सोडियम इंटेक भी कम करने बोलेंगे, क्योंकि सोडियम फॉलोड बाय वाटर, सोडियम वाटर को अट्रैक्ट करता है, इसलिए सोडियम भी कम खाने बोलेंगे। इसलिए नमक कम खाना है, ऐसा बोलता है हाइपरटेंशन के पेशेंट को, ये यहाँ से है। एक्सरसाइज भी कम करने बोलेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज से हार्ट मसल का ऑक्सीजन डिमांड बढ़ता है, और हमारी डेफिनेशन यही थी, अगर डिमांड बढ़ी या तो पंपिंग कम हुई तो उससे क्या हो जाएगा, हार्ट फेलियर हो जाएगा। इसलिए एक्सरसाइज भी कम करने बोलते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज करते टाइम पे मसल को ऑक्सीजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, डिमांड बढ़ती है, तो कार्डियक मसल की भी डिमांड बढ़ेगी वैसा। तो ये तीनों चीज़ें कम करनी है। फिर है मेडिकेशन ABCD से आप याद रख सकते हो। जो AB ड्रग है वो मोर्टालिटी कम करेगी, ये MCQ में आता है, कौन सी ड्रग मोर्टालिटी, हार्ट फेलियर में मोर्टालिटी कम करती है। ऑब्वियसली मोर्टालिटी कम हुई तो सर्वाइवल रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। और जो CD ड्रग होती है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है, सिम्टम्स को कम करती है। अब AB से क्या याद रखेंगे, ACE इनिबिटर, ARBs इनिबिटर, आल्डोस्टेरोन रिसेप्टर इनिबिटर और अर्नी, ये 4 ड्रग। ACE इनिबिटर में कौन सा आती है, एनालाप्रिल, कैप्टोप्रिल, वो सारी प्रिल वाली। ARBs में कौन सी आती है, सार्टेंस वाली,
कैंडिसार्टन, लोसार्टन, वो सब। अल्डोस्टेरोन रिसेप्टर ब्लॉकर में स्पाइरोनोलेक्टोन आएगी। अर्नी ये एक नया क्लासिफिकेशन है, ARB प्लस नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर। मैंने बताया था नेप्रिलाइसिन का हम यूज़ मतलब नेप्रिलाइसिन को इनहिबिट करेंगे। नेप्रिलाइसिन क्या कर रहा था, कैटाबोलाइज कर रहा था BNP का, और BNP क्या कर रहा है, अल्टीमेटली हमारी हेल्प कर रहा है, वो ब्लड वॉल्यूम को कम कर रहा है। हम यही तो चाहते हैं हार्ट फेलियर में कि ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए। नेप्रिलाइसिन क्या कर रहा था, वो BNP को इनहिबिट कर रहा था। अगर BNP इनहिबिट हो गया तो सोडियम लॉस नहीं होगा, वाटर लॉस नहीं होगा, तो अल्टीमेटली वाटर, हाँ मतलब वाटर अमाउंट बढ़ा रहेगा, फ्लूइड अमाउंट बढ़ा रहेगा, तो ब्लड को ज़्यादा इंजेक्ट करना पड़ेगा। अगर BNP काम कर रहा है तो ब्लड वॉल्यूम तो ऐसे ही लॉस हो रहा है, हम बिना कोई मतलब ऐसे ही दवाई दिए बिना अपने से ही ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है, तो वो तो एक पॉजिटिव प्लस पॉइंट हुआ ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे नेप्रिलाइसिन को ब्लॉक कर देंगे, वो ड्रग देंगे, नेप्रिलाइसिन ब्लॉकर, सेक्यूबिट्रीट उसका नाम है। तो अर्नी में दो चीज़ें आती है, ARB और नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर। ARB में वालसर्टन और सेक्यूबिट्रिल का कॉम्बो देते हैं। B से आएगा बीटा ब्लॉकर, मेटोप्रोलोल, ठीक है। अब CD ड्रग्स है जो कि सिम्टम्स को कम करती है। C से याद रखना है जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाती है, कौन सी ड्रग, डाइजोक्सिन। और D से डायूरेटिक्स जो कि वो ऑब्वियसली फ्लूइड कम करती है, तो हार्ट पे वर्कलोड कम होगा। डायलेटर्स वो भी एक तरह से हार्ट पे वर्कलोड कम करती है, नाइट्रेट्स। ये सारी दवाइयाँ यूज़ होंगी हार्ट फेलियर में। अब एक्स्ट्रा पॉइंट में ये एक चीज़ है कि कोई पेशेंट को डायबिटीज़ भी है और हार्ट फेलियर भी है। जनरली एडल्ट मतलब जो एल्डर लोग होते हैं 60-70 प्लस, उसमें ये दोनों चीज़ देखी जाती है इंडिया में। डायबिटीज़ है, साथ साथ हार्ट फेलियर की भी कंडीशन है। तो उसमें कौन सी एंटी डायबिटिक ड्रग देंगे, सॉरी एंटीबायोटिक नहीं, एंटी डायबिटिक ड्रग, वो हम उसमें प्रिफर्ड करेंगे SGLT2 ब्लॉकर। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि SGLT2 ब्लॉकर फ्लूइड ग्लूकोज तो लॉस करती है, साथ में उसके साथ साथ वाटर भी लॉस करती है। क्योंकि SGLT2 ब्लॉकर कैसे काम करेगी, नेफ्रॉन है उसका PCT है, उधर SGLT2 चैनल होती है, वहाँ से ग्लूकोज को वापस से रीअब्जॉर्ब नहीं करने देगी, तो ग्लूकोज का लॉस होगा अल्टीमेटली। और ग्लूकोज एक हाइपर ऑस्मोलर कंटेंट है, हाइपरग्लाइसेमिक कंटेंट है, वो भी वाटर को अट्रैक्ट करता है, तो वो सारा ब्लड वेसल से वाटर को अट्रैक्ट करके साथ ही में डाइल्यूट होकर बाहर आएगा ग्लूकोज। तो ग्लूकोज फॉलोड बाय वाटर, वाटर ग्लूकोज को फॉलो करेगा, तो उससे क्या होगा, वाटर अमाउंट कम होगा, फ्लूइड का अमाउंट कम होगा, उससे हार्ट पे लोड कम पड़ेगा। इसलिए हार्ट फेलियर में हम SGLT2 ब्लॉकर देते हैं अगर डायबिटीज़ भी साथ में है तो। ड्रग का एग्जांपल क्या है, कैनाग्लिफ्लोजिन, ठीक है। और हार्ट फेलियर विद एट्रियल फिब्रिलेशन है तो डिगॉक्सिन देंगे, क्योंकि डिगॉक्सिन कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है। एट्रियल फिब्रिलेशन में एट्रिया ट्विच कर रहा होता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा होता है, तो हम डिगॉक्सिन देके हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हार्ट फेलियर। थैंक यू।